नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इतिहास की किताब पर बवाल क्यों। जी हां, हरियाणा बोर्ड की 9वीं की किताब के सिलेबस पर अब नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। ये बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इतिहास की किताब में लिखा है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति भी देश के बंटवारे का एक कारण थी। इतिहास की किताब से राजनीतिक चिंगारी तो निकली है। अब ये देखने वाली बात है कि कौन कौन इस पर अपनी राजनीति सेकेगा। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति भी देश के बंटवारे का एक कारण थी। ये दावा किया गया है हरियाणा बोर्ड की 9वीं की किताब में। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की गई किताब के मुताबिक 1947 में देश के विभाजन के पीछे कांग्रेस नेतृत्व की शिथिलता और सत्ता के लालच का हवाला दिया गया है। कांग्रेस तुष्टीकरण नीति को लेकर किताब के स्पेशल सेक्शन में लिखा है, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करना चाहती थी। 1916 का लखनऊ समझौता, 1919 का खिलाफत आंदोलन और 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता तुष्टीकरण नीति के उदाहरण थे। मोहम्मद अली जिन्ना को बार बार लुभाया गया। अनुचित महत्व मिलने के कारण जिन्ना ने हमेशा के लिए कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। स्कूल की किताब में इतने बड़े बड़े दावे हों और राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिलेबस में हुए बदलाव को शिक्षा का राजनीतिकरण करार दिया है। हुड्डा ने कहा, बच्चों को ये सिखाना चाहिए था कि कैसे कांग्रेस के संघर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। विपक्ष की ओर से की गई इस तल्ख टिप्पणी के बाद हरियाणा सरकार की ओर से मोर्चा संभाला है हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता सत्ता संभालने के लिए हमेशा उत्सुक थे और आसानी से विभाजन के लिए सहमत भी हो गए। अगर वे जिन्ना के साथ सत्ता साझा करने के लिए सहमत होते तो देश को विभाजन का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जिन्ना जल्द ही मर गए थे। इतिहास की किताबों को बदलने की जरूरत थी, क्योंकि पहले वाली किताबों में अंग्रेजों और मुगलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। हरियाणा बोर्ड की 9वीं के सिलेबस पर अब नई बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि इतिहास की किताब से निकली इस चिंगारी पर कौन कौन अपनी राजनीति सीखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इतिहास की किताब पर बवाल क्यों, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चाहलका जी भी जुड़ चुके हैं। खालिद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सुभाष सापरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। और इसी के साथ हमारे साथ फोनों पर इतिहासकार डॉक्टर विजय कुमार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर विजय कुमार के साथ करना चाहूंगी। डॉक्टर विजय कुमार जी, जिस तरह से इतिहास की किताब पर बवाल जारी है, आप इसे कैसे देखते हैं? इतिहास की किताब पे तो सवाल हमेशा चलते रहेंगे, पर हमेशा किसी न किसी टॉपिक मुद्दे के साथ वो अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। अब प्राचीन यानी एंशिएंट इंडिया में कुछ अलग तरीके के मुद्दे हैं, मेडिवल हिस्ट्री में कुछ अलग है, मॉडर्न में कुछ अलग है, फ्रीडम मूवमेंट, कंटेम्परेरी। तो वो स्पेसिफिक यदि कोई मुद्दे से बात हो तो उसको अलग अलग तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन हिस्ट्री की एक बात इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सुनी सुनाई बात, लोगों के द्वारा प्रचारित बात और आजकल यह सोशल मीडिया या इसके द्वारा प्रचारित बात, इन बात में कुछ अलग तरह की बातें होती हैं। और जब हम फैक्ट या इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी बात को प्रूव करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो कुछ बातें अलग होती हैं। ठीक है, विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, ये तो अच्छी बात है, सरकार की अच्छी पहल है कि हरियाणा के लोग अब हरियाणा के इतिहास को जानेंगे, लेकिन जिस तरह से इस नई किताब में
कांग्रेस को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और इस प्रकार का कांग्रेसी लोग प्रचार करते हैं कि जंग आजादी में उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, उस कुर्बानियों की भी चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार की कुर्बानियां थी, क्या उसके पीछे के कारण थे, क्या उनसे हमने हासिल क्या किया, इस पर जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान करना चाहिए, हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा जो 1857 की क्रांति थी, जिसको इतिहास की पुस्तकों में गदर बताया गया। दूसरा हिस्सा वो जो हमारी सशस्त्र क्रांति थी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, इन लोगों ने ऐसे असंख्य वीर जवानों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। एक हिस्सा था आजाद हिंद फौज का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और एक हिस्सा जरूर कांग्रेस के आंदोलन का था, जिसकी बहुत चर्चा हुई है। ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया जैसे केवल और केवल देश की आजादी जो है कांग्रेस ही लड़ रही थी। और ये किस लिए किया गया? कांग्रेस का भी महिमा मंडन नहीं कहूंगा इसको मैं, एक व्यक्तिगत, केवल एक खानदान का महिमा मंडन करने के लिए देश की स्वतंत्रता के बाकी 3 हिस्सों का निरादर किया गया, उपेक्षा की गई। और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें स्वतंत्रता किसी कीमत चुकाकर मिली, और कितनी भारी कीमत चुकाई है नूपुर जी, इसको समझना पड़ेगा। इस देश की स्वतंत्रता जो है बिना कीमत चुकाए नहीं आई, चरखा चलाने से नहीं आई। जिस प्रकार के गीत हमें सुनाए गए, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत का उल्लेखनीय योगदान है, कोई नहीं नकार रहा, लेकिन चरखा चलाने से केवल आजादी नहीं आई, और आजादी एक कीमत पर आई है। नूपुर जी, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। इस देश ने आजादी की कीमत क्या चुकाई? इस देश का एक बहुत बड़ा भूभाग भारत से कट गया, उसकी चर्चा कौन करेगा? इस देश का जो विभाजन हुआ, 2 करोड़ लोग अपना घर, अपना परिवार, अपना खेत, अपना खलिहान, अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ छोड़कर भारत में आए, उसकी चर्चा कौन करेगा? 10 लाख लोगों की जान गई, 10,000 माताएं और बहनों की अस्मिता उन दिनों लुटी, तो उसकी चर्चा कौन करेगा? उसका कसूरवार कौन होगा? और मेरा अंतिम पॉइंट मेरा जो है वो ये है कि उस समय कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। कांग्रेस का कहना था, मुस्लिम लीग का कहना था, और कांग्रेस की स्वीकृति थी इस बात को। वही 2 नेशन थ्योरी का है ना कारण। तो जब आपने 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस के नेताओं के हस्ताक्षर है उस पर। नूपुर जी, तो मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। उसमें यह बताना चाहता हूं मैं कि इन्होंने ये कहा था कि इसके बाद हम पीस कर लेंगे, इसके बाद शांति हो जाएगी, दोनों देशों के बीच में शांति हो जाएगी, मैत्री हो जाएगी। लेकिन क्या मैत्री हुई? क्या जब देश के अंदर अपना सब कुछ लुटाकर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। खालिद जी, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, जिस तरह से 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की किताब में कांग्रेस को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया गया है, कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति की इसमें बात की गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नुपुर में वैसे तो जो जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों से इससे हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आरएसएस ने जब सत्ता संभाली तो उसमें उन्होंने सीधा ये कहा था कि देश का इतिहास बदल देंगे, देश से आरक्षण खत्म कर देंगे। ये आरएसएस ने पहले से तय कर रखा है, लेकिन वो किस हिसाब से करते हैं वो उनका अपना तरीका। देखिए, गलत बात मत कीजिए। उन्होंने आपके बारे में दोबारा आऊंगी आपके पास। अपनी बात पूरी मंच का दुरुपयोग कर रहे रावल जी, आपके बारे में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया था, मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात कहने का। खालिद जी, अपनी बात अगले दीजिए। कैसे झूठ बोलने दें? मैं आऊंगी आपके पास। रावल जी, मैं आऊंगी आपके पास। खालिद जी, अपनी बात अरे आप मेरे पास मत आइए, आप मेरे पास मत आइए। आजादी से लेकर आज तक, देश की आजादी से लेकर आज तक आपकी बात समझ नहीं आई। योगदान नहीं है। आरक्षण की बात कहाँ से आ गई? आरक्षण की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, खालिद जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे सुभाष जी के पास भी जाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर आरएसएस का संगठन, देश में आरएसएस की सत्ता इस देश को एक और विभाजन देने के लिए तैयार है। जिस तरह से इतिहास को पेश कर रही है और जिस तरह से इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है, और उस सूरत में और छेड़छाड़ कर रहे हैं कि जब उनके गठन से लेकर आज तक देश की आजादी में, आजादी की लड़ाई में और देश के अन्य विकास के सहयोग में आरएसएस का कोई सहयोग नहीं है। लेकिन देश का दुर्भाग्य
तो ये हो गया कि जैसे उन्होंने सत्ता संभाली देश की प्रमुख संस्थानों में उनके लोग बैठ गए हैं जो पूरी तरह से ऐतिहासिक छेड़छाड़ करना चाहते हैं, पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं, और ये उनका एक एजेंडा है। सुभाष जी भी काफी समय तक बारी का इंतजार कर रहे हैं जी। सुभाष जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सब शिक्षा का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। और मैं रावल जी को भी सलाह ये जरूर देना चाहूंगा, ही इज ए प्रोफेसर। जब दूसरा साथी, अब क्योंकि कांग्रेस पे आरोप है और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल जी को जरूर सुनना चाहिए और फिर जब उनका टाइम आए तो पूरा जवाब वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं सुभाष जी, वो तो आरोप लगा रहे हैं। आप कोई बात एक-एक करके वो ठीक है, वो ठीक है, वो आरोप लगा रहे हैं। आपको जब टाइम मिलेगा आप उसका पूरा जवाब दीजिए, ऐसी बात नहीं है। और ये पहले भी इतिहास से छेड़छाड़ होती रही है और ये सभी ने समीक्षा की है, प्रोफेसर्स ने ये जो चैप्टर इसमें ऐड किया है सारा, उसमें देखा है इतिहास को कैसे आप बदल सकते हैं जो पहले से बीत चुका है। हाँ जी। और जहां तक हमारे कांग्रेस वाले साथी हैं, ठीक है, कांग्रेस देखो 125 से ज्यादा पुरानी पार्टी है और उसका जो मतलब 1947 का जो हमारा विभाजन हुआ, उसके जो इन्होंने जो कुर्बानियां किया उसके योगदान को हम कम नहीं कर सकते, मतलब जो है ना भूल नहीं सकते बिल्कुल ही, बड़े बड़े। और जहां तक रावल जी भी बात वो ठीक है, ये सारा का सारा जो हो अभी भी श्रेय, आज इतना टाइम हो चुका 1947 और आज हम 2022 में बैठे, सारा का सारा जो श्रेय जो दिया जाता है, जो हमारे भारत जो विशाल देश को बनाने का, वो एक खानदान को दिया जाता है, ये भी सच्चाई है। और जहां नेता सुभाष चंद्र जी बोस जी, भगत सिंह जी, उन 1857 का जो क्रांति है सबको भुला दिया जाता है और आज याद किया जाता है। और आज का जो माहौल है, इस बुक में भी अपने जो है अपने हेड गेवार और ये सावरकर जी का भी जिक्र किया गया है, आरएसएस का भी जिक्र किया गया है। और बिल्कुल मैं कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, मैं बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूँ। आज जो हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहा है, और यही विवाद वहां पे था 1947 में, मतलब वहां पे विभाजन का मेन उद्देश्य ये था भाई शांति हो जाएगी, और आज भी वैसे का वैसे सीन हो जाता है। हर 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में देखो कैसे होता है। और आज का जो माहौल है वो अच्छा माहौल नहीं है। हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर स्टेट में देखो किस तरह से दंगे हो जाते हैं। और आज टुडे मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज क्या माहौल चल रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी है बिल्कुल ही, जो है ना, ये जितने भी हमारे नेता घूम रहे हैं बने बनाए। अब जरा सी बात पे अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आ गए, उनका भी बयान आ रहा है। माननीय हमारे पूर्व जो शिक्षा मंत्री जो है गीता भुक्कल है, उनका भी जवाब बयान आ रहा है। पहले वो कहाँ पे सोए रहते हैं, आपके टाइम में भी जो है ना, आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके टाइम पे भी छेड़छाड़ होती रही है। और तो और ये पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सत्ता होती है, सरकार होती है, ठीक है, उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब 10-10, 5-5, 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये राजनीति का विषय होता है, ऐसी बात नहीं, हम भूल नहीं सकते। परंतु मैं राहुल जी को ये जरूर बताना चाहता हूँ, प्लीज जब आप डिबेट में बैठे तो जो भी साथी बोल रहे हैं, आपका जब टाइम आए तो आप जरूर आप उनको जवाब। डॉक्टर विजय जी से मैं छोटी सी कमेंट लेने उसके बाद विदु रावल जी मैं आपके पास आऊंगी। उपदेश मत दीजिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, विदु रावल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विजय का रुख कर लेती हूँ मैं। डॉक्टर विजय साहब, जिस तरह से अभी सुभाष जी भी बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है जब कोई इतिहास में बदलाव किया गया है, इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात की जा रही है, तो क्या ये सब एक राजनीति करने के लिए किया जाता है? नुपुर जी, मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातों का जवाब दूंगा, यदि मैं सभी लोग मेरे को सुनना चाहें तो। देखिए, इतिहास में जो फैक्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एक विचार है ना, जो इसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं, वो हर एक व्यक्ति की अलग है, एक हिस्टोरियन की भी अलग है। वो अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है, फैक्ट को एनालाइज करता है और वो अपनी किताब लिखता है या बुक लिखता है, टॉपिक लिखता है। जो ये चलता रहेगा, सरकारें बदलेंगी तब भी चलेगा, कोई हिस्टोरियन सरकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, कुछ हिस्टोरियन हो सकते हैं, वो अलग मसला है। जहां तक अभी पीछे मैंने सुन रहा था कि भाई किताबों में कांग्रेस के बारे में ज्यादा लिखा गया है, ये लिखा भी गया है, ये सच्ची भी है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट बात कह दूं कि आंदोलन में कांग्रेस का एक लंबा स्ट्रगल रहा है, इसलिए जो डेवलपमेंट है, जो इवेंट है, वो ज्यादा दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि सुभाष बोस के बारे में जानकारी नहीं मिलती, सुभाष के बारे में मिलती है। ऐसा नहीं है 1857 के बारे में नहीं मिलती, उसके बारे में भी मिलती है। रही पार्टीशन की बात, तो जैसे राहुल साहब कह रहे थे कि जिन्ना की थ्योरी है, लेकिन मैं आपको ध्यान दिला दूं
1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, जिसमें वीर सावरकर उसके अध्यक्ष थे, और वहां भी टू नेशन थ्योरी की बात हुई थी 1940 से पहले। देखिए, ये अपने अपने पर्सपेक्टिव है, अपने अपने तरीके की सोच है। हाँ। लेकिन ये कहना कि जिन्ना जिम्मेदार है, एक मिनट मैम, जिन्ना जिम्मेदार है कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है या कोई और संगठन है, देश में उस समय किसी भी मसले पर बातचीत आकर खत्म हो जाती थी जब सांप्रदायिक मसले पर बातचीत आती थी। हाँ। और सांप्रदायिक मसले का लगभग, देखे हम आज बैठे बात कर रहे हैं, एक बात और मैं आपको बताऊं कि हम 70 साल को देखते हैं। 70 साल किसी देश की बहुत बड़ी आयु नहीं है। हमारे सामने 1688 इंग्लैंड दिखाई देता है जब संसदीय राजतंत्र स्थापित हुआ, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखाई देती है, 1776 अमेरिका दिखाई देती है। तो 70 साल में बहुत कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने अपने तरीके से लोग मोल्ड करते हैं। ये पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री को आप इस तरीके से सोच के कि भाई ऐसा अगले दिन ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हिस्ट्री तो जैसे है फैक्ट के आधार पर है, वो लिखी जाएगी। हाँ। उसमें महासभा का भी योगदान आएगा तो आरएसएस का भी आएगा, तो कांग्रेस भी जिम्मेदार ठहराई जाएगी। और हम बताते हैं बच्चों को कि मुस्लिम लीग कहाँ जिम्मेदार है, कांग्रेस कहाँ जिम्मेदार है, हिंदू महासभा कहाँ जिम्मेदार है। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो इसमें राजनीति के बजाय हम यदि बच्चों को इतिहास पढ़ा दें और ये बताएं, एक सेकंड मैम, एक सेकंड सिर्फ, कि हम इतिहास पढ़ाते हैं बच्चों को ये बता दें कि जो अतीत में गलत हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करें और बेहतर हिंदुस्तान बना लें, ये बड़ी बात है। ठीक है, विदु रावल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, अब इतने सालों बाद इतिहास को बदलने की या इतिहास से छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? जो लोग ऐसा कहते हैं कि इतिहास को से छेड़छाड़ की जा रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो तथ्यहीन है। हम तथ्यों के आधार पर, मैंने एक के बाद एक बिंदु आनी चाहिए और उन लोगों को आनी चाहिए। आपकी बारी आएगी, मुझे नहीं बोलना, नहीं खालिद जी, आपकी बारी आएगी। झूठ बोल रहे थे, खालिद जी, मैं आपकी बात खालिद जी, मैं आपकी बात जवाब देने के लिए 20 मिनट होगी, 20 मिनट होगी खालिद जी। आजादी के बाद ठीक है, विदु रावल की बात पूरी हो गई, मैं आपकी बात सुनूंगी। एक एक करके बोलिए। ठीक है खालिद जी, पहले विदु रावल की अभी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है, विदु रावल जी अपनी बात रखिए। अब क्योंकि खालिद जी बोल रहे थे तो मैं शांत हो गया था, अब खालिद जी वाला समय मुझे दे दिया जाए। देखिए, मैंने अपनी बात तथ्य आधारित की। मुझे अच्छा लगता कि कोई मुझे ये टोक कर कहता कि आपका ये तथ्य ठीक नहीं है, आपने किस पुस्तक से उठाया, किस लेखक से उठाया, क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं। लेकिन खालिद जी ने मेरे संगठन के ऊपर, मेरे मातृ संगठन के ऊपर कुछ उल जलूल आरोप लगाए। मेरा ये अधिकार बनता है सपरा जी, मेरा उनसे ये पूछना कि आपने कहां से पढ़ाई है। प्रोपोगेंडा नहीं चल सकता सपरा जी। आपने देश की आजादी के बाद देश के तिरंगे का विरोध किया कि नहीं किया, आप यही बताइए। लोग आपको सुन रहे हैं, आपने देश नहीं किया। उनकी बारी में बदलेंगे आप इस बात को कहां तक बदलेंगे? थोड़ा पढ़कर आते हैं। खालिद जी, आपके पास में आ रही हूँ, विदु रावल जी की बात तो पूरी होने दीजिए। थोड़ा पढ़कर आते हैं। नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या, तो मुझे करना पड़ेगा मजबूरी में। मुझे बता रहे थे को आप दोनों की बात समझ नहीं आएगी। खालिद जी प्लीज शांत हो जाइए, हमारी मजबूरी हो गई है। मैं आपसे जवाब देने आ रही हूँ, मैं आपसे जवाब देने के लिए आ रही हूँ। खालिद जी, विदु रावल जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए, मैं आपने मुझे कहा था कि अपने समय में अपनी बात करना, अब मेरे समय में मुझे खालिद जी नहीं बोल रहे और सपरा जी इस बात को सुन रहे हैं। चलिए, अब मैं बार बार कहता हूं, दो बिल्कुल झूठे आरोप और किसके सामने, मेरे पीछे से लगाए तो भी चल जाए। यह आरक्षण की बात कौन से आरएसएस के नेता ने कब कही, कौन से सदी में कही, कौन से वार में कही, बताओ ना। नहीं बताई। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम देश का संविधान बदल देंगे। हम तो इस देश के संविधान के रक्षक हैं। कांग्रेस इस देश का संविधान, जब पहला मौका मिला कांग्रेस को, उसने संविधान सभा का बनाया हुआ संविधान जो है, जब इमरजेंसी घूस दिया,
इस देश के अंदर जो दंगा भड़काते हैं उनको बीजेपी के कार्यालय में बुला के खालिद जी मैं आपसे जवाब लूंगी, इसके बाद अपनी बात को पूरी करने दीजिए। इस देश के अंदर जो छेड़छाड़ करते हैं, इसके अंदर जो खालिद जी के बारे में बोलिए बीच में। खालिद जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चुप हो जाइए। विदु रावल जी को अपनी बात रखने दीजिए। उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप जो भी बोल रहे हैं। ईमानदारी से बात करते हैं आज ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से बात करते हैं आज ना। मेरा सवाल है, खालिद जी ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल है आपके लिए, आपकी शायद गुस्सा शांत हो जाए आपका। उनका सवाल सुन लीजिए। अगर भाई साहब फिर गुस्सा कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिए ना, आपके लिए सवाल है मेरा। देखिए, अगर इस देश के अंदर अगर अकबर द ग्रेट था तो फिर उसके खिलाफ जो लड़ रहे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वो क्या डाकू थे क्या? जैसा इतिहास की पुस्तकों में आपने पढ़ाया हमें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मिलिटेंट कहना, और आज मिलिटेंट किसको कह रहे हैं? जेकेएलएफ के यासीन मलिक, जिसने खुद अपना कसूर मान लिया, उसको भी मिलिटेंट, और भगत सिंह भी मिलिटेंट। दूसरी बात, मेरा आपसे बड़ा निवेदन है, आप गुस्सा वैसे ही कर रहे हैं, आपने मेरे पर झूठे आरोप लगाए थे, मैंने उसका खंडन किया। मैं कह रहा हूं, आपके सामने बैठकर कह रहा हूं कि इस देश के संविधान की रक्षा कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस देश के अंदर आरक्षण व्यवस्था इस प्रकार चलती रहेगी, कौन कह रहा है? भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है। आज मेरे पास समय कम है, जल्दी से जवाब ले लेती हूं कांग्रेस। दूसरी बात, जल्दी से मैं बात अपनी पूरी करूं, बिल्कुल 10 सेकंड जी, जल्दी बोलिए जी, दीजिए मुझे, केवल 10 सेकंड। खालिद जी, तीसरी मेरी और बात है, मेरी बात और है, जो मोतीलाल नेहरू जी जो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो क्रांतिकारियों के खिलाफ, क्रांति देश के लिए जो बलिदान देने वाले क्रांतिकारी थे, उनके खिलाफ केस लड़ रहे थे। उनके पुत्र जो देश के प्रधानमंत्री बने, उनका और लेडी माउंटबेटन और माउंटबेटन परिवार से क्या संबंध है? इन बारे में बताइए ना कुछ हमें बताइए कि जो वीर सावरकर को तो एक बार सजा मिलती है और 2 जीवन काल के लिए मिलती है, और नेहरू जी 9 साल तक क्या नूरा कुश्ती कर रहे थे बार बार। आज तक भी एक भी कांग्रेसी को फांसी क्यों नहीं हुई? एक भी कांग्रेसी आज तक काला पानी की जेल में क्यों नहीं गया? इस देश के अंदर 13,500 लोगों को फांसी अंग्रेज मानते हैं क्यों हुई है, एक भी कांग्रेसी उनमें क्यों नहीं है? काला पानी में 1 लाख से अधिक लोगों को यातनाएं दी गई, उनमें एक भी कांग्रेसी क्यों नहीं है? तो मेरे ये सवालों का जवाब कभी तो मिलेगा मुझे, या मुझे बार बार सिखाया जाएगा दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल? क्या केवल उस संत के महिमा मंडन में मेरा सारा इतिहास सिमट जाएगा? और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये आर्मचेयर विश्लेषक जो हैं, जिन्हें दिक्कत हो रही है आज सच्चाई बताने पर भी, जो उस समय भी अपने कर्तव्य से पीछे रह गए, कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते रहे। आज जब हम तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चर्चा करो भैया, आपको हमारी कोई बात गलत लगती है चर्चा करो आओ, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडा का समर्थन करते हो, तो कैसे आप आर्मचेयर विश्लेषक हैं? आपने उनको कैसे? ठीक है, खालिद जी से जवाब लेते हैं। खालिद जी क्या कहना चाहेंगे जवाब में? से हिंदुस्तान आए, ठीक है विदु रावल जी, मैंने सुन ली आपकी बात। खालिद जी जवाब में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। रावल जी, जिस हमारे जो 1-2 पड़ोसी मुल्क हैं जैसे बांग्लादेश वगैरह, वहाँ देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में उम्र कैद तक की सजा दी जाती है। हमारे देश में पिछले 7-8 साल से चलन क्या चला है कि जो इतिहास से छेड़छाड़ करेगा, दंगे भड़काएगा, उसको बीजेपी के कार्यालय पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। छेड़छाड़ कर कौन रहा है भाई साहब? आपने खालिद जी रुक जाइए, खालिद जी का अपनी बात रखिए। विदु रावल जी प्लीज, रावल जी रुक जाइए, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। विदु रावल जी प्लीज बोलने दीजिए। हम तो ठीक कर रहे हैं। आप आज गांधी जी को ग्रेट ना कहकर सावरकर को तो ग्रेट कहने लगेंगे, गोलवलकर को ग्रेट कहने लगेंगे, गोडसे को ग्रेट कहने लगेंगे, तो आज आपको कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि गांधी जी ने भी सावरकर को ग्रेट कहा है। गांधी जी ने भी 1939 में सावरकर को ग्रेट ये नहीं बताया कि इस देश की आजादी में किसी आरएसएस के गांधी जी ने भी कहा है, योगदान क्या था? गांधी जी ने हेडगेवार जी को भी ग्रेट कहा है। कौन आरएसएस का नेता जेल में गया था? कुछ आप बताइए मुझे। अगर आप शुरू के एक नेता जो कांग्रेस का सदस्य वीर सावरकर जी का नाम ले, आरएसएस के नहीं थे, हिंदू महासभा आदमी का नाम बता दीजिए कौन आरएसएस के नेता जीवन काल की सजा हुई थी। और देश के बंटवारे के लिए सैन्य जिम्मेवारी पहले एक-एक करके बोलिए। आजादी की लड़ाई से 70 वाले दिनों मदन लाल नेहरू ने कहा, आज इनके पास ये तो आज तक किसी कांग्रेसी ने भी नहीं कहा, लेकिन ये ज्यादा समय रहेगा नहीं, ज्यादा समय रहेगा नहीं। उनको ऐसा लगता है कि 70-72 साल में तो देश चला और 10 साल में देश तो चला है, वो लोग संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपके साथियों ने भारत के विभाजन के लिए करने के लिए, देश को सांप्रदायिक में झोंकने के लिए, इस देश को महंगाई में झोंकने के लिए, एक-एक करके बोलिए। ठीक है, ऐसे आप दोनों दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है इस पूरे मुद्दे का। सुभाष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
सुभाष जी, जिस तरह से आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, आपको क्या लगता है कांग्रेस का जो आजादी के दौरान योगदान था, क्या उसको पूरी तरह से नकार देना भी सही है? ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस मैंने पहले भी बताया 1947 सवाल ही गलत है। मतलब बड़े बड़े हमारे जो नेताजी उन्होंने कुर्बानियां की हैं, और बीजेपी तो अभी आई है, चाहे वो आरएसएस थी, चाहे रूप रंग बदलती रही, ऐसी बात नहीं है, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। और ये जो बुक है, जो चैप्टर जो है, हमारे जो अच्छे जो इतिहासकार हैं विख्यात, उन्होंने सारा रीड किया है, समीक्षा की है, और फिर उसको इस अध्याय को इसमें जोड़ा है जो इस साल से पढ़ाया जाएगा। मैं रावल जी की बात से भी सहमत हूँ। लालची पहले भी थे, सत्ता के लालची, और सत्ता के लालची आज भी हैं। यही यासीन मलिक, जो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब उनको लंच और डिनर देते थे, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जेल में डाल दिया, और आज उन्होंने गुनाह कबूल कर लिए हैं। मतलब पहले से ऐसा चल रहा है। और 1947 में कांग्रेस के आप जो योगदान है उससे कम नहीं कर सकते, उसे आप भूल नहीं सकते, परंतु वहां भी सत्ता के लालची रहे हैं उन दिनों भी, और आज भी है। और आज जो देश का जो माहौल है वो बढ़िया माहौल नहीं है, और हमें उम्मीद है सभी पॉलिटिकल पार्टीज मतलब इसको जो है ना, ये जो है पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाकर, और ये राजनीति आप इतिहास से कैसे छेड़छाड़ कर लेंगे, जो है उसमें इतिहास तो पहले से लिखा जा चुका है, उसे बस सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। और आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और उनको ये पता होना चाहिए 1947 में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, और आज क्या हो रहा है। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम न्यूज़पेपर नहीं होते थे, उस टाइम मीडिया नहीं होता था। आज तो फिर भी हर बच्चे को इंफॉर्मेशन उसी दिन पता, बच्चा बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के साधन है, हर चीज बच्चे को समझ आ जाती है। वो पुराना टाइम था, और कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितनी मतलब जानने गई हैं वहां पे, कितना नुकसान हुआ है, कितना उजाड़ जिसे बोलते हैं, मतलब एक देश से उजड़ कर बच्चा यानी जो व्यक्ति है दूसरे देश में चला जाए बिल्कुल खाली हाथ, और उनके जो है मतलब जो बहुओं की इज्जत लूट ली जाए, और कैसे कत्ल हो, और कैसे ट्रेन पे अब कई बार स्टोरियां भी चलती रहती हैं, पिक्चरें भी बनती रहती हैं इस पे, मतलब दुनिया देखती है किस तरह से हुआ। और इसमें कांग्रेस का ठीक है कुर्बानियां हुई हैं, परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पे जो है ना उसकी थोड़ी सी कमी भी रही है, चाहे वो क्योंकि राजनीति वहां भी राजनीति होती थी, वहां भी ब्रिटिश उनके साथ जैसे जिसे बोलते हैं ना लोलुपता, चमचागिरी, वहां भी इस तरह से कुछ नेता होते थे जिन्होंने हमारे देश को उजाड़ दिया, देश का नाश। मैं खालिद जी से जवाब लेना चाहूंगी इसी बात का, जिस तरह से अभी सुभाष जी को भी आप सुन रहे थे सर, और इस किताब में भी लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि कांग्रेस के कुछ नेता जल्द आजादी प्राप्त कर सत्ता भोगना चाहते थे, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले भी कहा कि आप आजादी की लड़ाई में, आजादी के आंदोलन में कांग्रेस को, जैसे हमारे साथी कह रहे थे, जो उनका संघर्ष है, जो उनका योगदान है, उसको भुला नहीं सकते। ठीक है। देश में टू नेशन की बात इस देश के अंदर सिर्फ आरएसएस ने की, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि आप ऐसी चीजें इस देश के अंदर होंगी और होने वाली हैं, चाहे वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो, चाहे न्यायपालिका में छेड़छाड़ हो, वो होंगी, तो उनसे आप ज्यादा चंबा नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस के रहते इस देश के अंदर शांति, सौहार्द, भाईचारे की उम्मीद आप करें, या आप खुद से बेईमानी करते हैं। आप इस देश के अंदर अगर आपको आज जो मुद्दे हैं इस देश के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, उन सब से ध्यान हटाने के लिए भी एक षड्यंत्र है। आज हम सब लोग बैठ के किस पे चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास में नई छिड़वाई करी है। हम ये भूल गए हैं कि देश के अंदर महंगाई की स्थिति क्या है, हम ये भूल गए कि देश के अंदर पेट्रोल क्या रेट मिलता है, हम ये भूल गए देश का सिलेंडर का क्या स्थिति है, हम ये भूल गए कि गरीब का चूल्हा कैसे चलता है, हमारा ध्यान हट गया उधर से। ये एक सोची समझी साजिश है। आरएसएस के लोग ऐसा करेंगे, वो छेड़छाड़ करेंगे, और जो मुख्य मुद्दा है इस देश का विकास, जो बेरोजगारी, उस सबसे ध्यान हटाएंगे। तो इस पर चंबा करने की बजाय मैं तो ये कहता हूं कि जितनी जल्दी लोग जागरूक हो जाए आरएसएस के षड्यंत्र के खिलाफ, वो देश और प्रदेश के लिए हितकारी होगा। अन्यथा आरएसएस और जो आरएसएस की सोच है, आरएसएस की जो विचारधारा है, देश की आजादी से लेकर आज तक जो तिरंगे पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, वो देश में विकास की बात कैसे करेंगे, उसके ध्यान में कैसे आएगा? क्यों देश में तिरंगा जो कबूल नहीं कर पाए? जी, बड़ा आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है इतिहास से छेड़छाड़ करने के साथ। खालिद जी, क्या आप मेरे को बीच में नहीं टोकेंगे, ऐसा वादा करते हैं? मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है। चलिए,
नहीं तो आप इतना झूठ बोलते रहे, मैंने तो नहीं टोका, मैं तो सच बोल रहा हूँ उस पर। विदुरावल जी अपनी बात रखिए, जी जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है खालिद जी, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे, विदुरावल जी अपनी बात रखिए। देखिए पहली बात तो ना, ये बार बार जो कोई कह रहा है इतिहास के साथ छेड़छाड़, ये किस आधार पर कह रहे हैं, एक बार वो मुझे जब अपनी बारी आए तो जरूर समझा देना। देखिए शेरों का इतिहास शिकारी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि शेर बहुत बहादुर है, वो ये लिखेंगे कि शेर एक बहुत बेहद बदतमीज किस्म का जानवर है। यही इस देश के इतिहास के साथ हुआ है। इस देश का इतिहास ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो कि अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। और मैं जब ये बात कहता हूँ बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, अपनी बारी में ये तारीफ आपको राष्ट्रीय संघ सेवक के लिए अच्छी लगती है। इतिहास है इस देश का इतना बड़ा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। डॉक्टर विजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। विदुरावल जी आप अपनी बात रखिए। खालिद जी बीच में मत टोकिए, विदुरावल जी अपनी बात कहिए। देखिए खालिद जी मेरी बात आपको चुभेगी तो जरूर भाई साहब, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन आप कृपया अपने समय में बोले तो अच्छा लगेगा। आप नोट कीजिए, मैंने नोट किया जो आपने दिया तो आज आपको विदुरावल जी अपनी बात रखिए जल्दी से। अब की बार आपकी बीच में नहीं बोला, रखिए अपनी बात विदुरावल जी। जी चलिए देखिए कुछ चीजें मैंने अब तक बहुत सारी चीजें रखी हैं। मुझे बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरे किसी एक भी तथ्य का खालिद जी ने अब तक कोई खंडन नहीं किया। अपना खालिद जी फिर बोल रहे हैं, उनको बात बोलने नहीं दे रहे अपनी। अच्छा अपनी बारे में बोलिए प्लीज खालिद जी। ये बौखलाहट है खालिद जी की, जो बार वो चाहते नहीं है सच देश को। मुझे विजय जी का भी रुख करना है इसके बाद। विदुरावल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी भाषा का खालिद जी प्लीज जल्दी नहीं करूंगा। प्लीज खालिद जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनके बीच में इंटरफेयर मत करिए। आप मैं जल्दी के लिए ना कहिए मुझे। ठीक है बोलिए। जल्दी के लिए ना कहिए मुझे, खालिद जी को चुप करवाइए, जल्दी के लिए मत कहिए मुझे। खालिद जी प्लीज देखिए खालिद जी इंटरफेयर मत करिए उनकी बात में। इंटरफेयर नहीं खालिद जी मैं आऊंगी ना आपके पास, कांग्रेस का मैं आऊंगी आपके पास जवाब लेने के लिए। अभी क्या कर रहे थे और कर क्या रहे हैं, डिबेट में क्या कर रहे हैं? मैं आपको लौटाना चाहता हूँ मेरे भाई। जो लोग कांग्रेस रावल जी आपने जो मुझे भाई साहब लौटा देते। ठीक है खालिद जी, ठीक है लौटा दिया आपने बात, सब ठीक है। विदुरावल जी आप अपनी बात रखिए बिना रुके। बिना रुके मैं अपनी बात रखता हूं, खालिद जी का फेडर बंद कीजिएगा। देखिए क्या यह तथ्य की बात नहीं है जिसको खालिद जी नकार देंगे अपने समय में, कि 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या यह एक सच नहीं है कि वो उस समय इटावा के कलेक्टर थे, मैनपुरी के कलेक्टर? दूसरी बात, क्या विदुरावल जी आपके कहने से थोड़ी बताऊंगा खालिद, मैं मुझे जो बताना है मैं खुद बताऊंगा, मुझे जो बताना है वो बताऊंगा, तुम्हारे कहने से बताऊंगा क्या? तुम्हारा झूठ पढ़ाऊंगा क्या मैं? आप इतना तो बता दीजिए कि देश की आजादी अब सुनो एक बात, ऐसे आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। आप ना पूछो, एंकर मत बनो, एंकर की नौकरी मत खाओ। आप आज क्या बताइए कि एंकर को सवाल पूछने दीजिए, एंकर को सवाल पूछने दीजिए। खालिद जी उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, फिर आप जवाब में बोलिएगा। मैं तथ्य बता दीजिए। अच्छा ये अरे खालिद जी प्लीज चुप हो जाइए। मैं बोलने से रुकूंगा नहीं, तुम कितनी चलाकियां कर लो। खालिद जी उनको अपनी बात बोलने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं बताकर रहूंगा। तुम कितना ड्रामा कर लो। वो आपके बारे में नहीं बोले थे खालिद जी, गलत बात है। बता रहा हूँ। विदुरावल जी बात पूरी कीजिए अपनी, और प्लीज खालिद जी इस बार आप बीच में मत टोकिएगा। आजादी देखिए मैं एक एक कर और मैं खालिद जी के भी जवाब दूंगा। खालिद जी ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे, मैं उनका भी जवाब दूंगा अगर लेना चाहते हैं। अब मुझे ये बताने दीजिए, 1929 तक क्या एक बार भी कांग्रेस ने हर साल अधिवेशन हुआ करता था, क्या एक बार भी कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता मांगी थी? 1929 में भी कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर सेशन था, उसमें महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी हुकूमत से निवेदन करते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस यानी कि ब्रिटिश का अधिकार रहेगा भारत पे, स्वतंत्रता नहीं मांगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि 1929 से पहले भारत का स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं हो रहा था, कोई आंदोलन नहीं चल रहा था? ये मान लें कि क्या खुदीराम बोस जो 17 साल की युवा जो थे, जिनको फांसी चढ़ाई गई थी, वो किस लिए फांसी चढ़ी थी?
1929 से पहले क्या भारत के अंदर कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हो रहा था, ये मान लें। अच्छा, और मैं देखिए तीखे सवाल है मेरे, इसे सुनना पड़ेगा। दूसरा, क्या ये मान लिया जाए कि जो कांग्रेस जिसको सेफ्टी वाल्व के तौर पे उपयोग कर रही थी कांग्रेस, जिसका लॉर्ड विलियम बर्डन तक लेकर 1910 तक तो कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-4 बार अंग्रेजी अधिकारी रहे, क्या अंग्रेजी अधिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ये मान ले क्या? देखिए, जो सच है उसको स्वीकार करना। फिर आप पीछे बोल रहे हैं, आपका योगदान नहीं मना, बात पूरी नहीं हुई है। रावल जी आरएसएस के संस्थापक कौन थे? आरएसएस हाँ, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, यहाँ चर्चा कांग्रेस को लेकर है ना सर, ठीक है, ठीक है। देखिए, आरएसएस के बारे में बार बार सवाल उठा रहे हैं और मेरे उत्तर दिए बगैर ये चुप नहीं होंगे, मेरे उत्तर सुन लीजिए। चलिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां तक बात है तो 1948 में, जनवरी 1948 में अपनी मृत्यु से कुछ दिनों पहले खुद मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी आरएसएस के बंबई के अंदर एक शिविर के अंदर आए थे। वहां उन्होंने आकर बार बार ये कहा था कि आरएसएस का अनुशासन, आरएसएस की राष्ट्रभक्ति, आरएसएस की स्वयंसेवक भावना अगर ये ना होती तो इस देश की आजादी जीतना बहुत मुश्किल था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, महात्मा गांधी कह रहे, मैं लिखित कोट दे दूंगा। अब अगर खालिद चहलका खुद को महात्मा गांधी से बड़े कांग्रेस के नेता मानते हैं, अगर देश के, भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। जी बिदुरावली, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे सुभाष जी का भी रुख करना है। खालिद जी भाई आपकी बात कर, विदुरावल जी बात पूरी कीजिए। अच्छा, आपके कहने से मैं डिबेट को डिरेल कर दूं क्या? आप मेरे को फोन करके सारी जानकारी ले लेना, अभी मुझे जो डिबेट का विषय उस पर बात करने दो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अरे सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से क्यों निकाला था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1940 में अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का कांग्रेस से क्यों निकाला था? हाँ, सुभाष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आप एक दूसरे पे चिल्लाते रहेंगे एक दोनों। नुपुर जी जल्दी से बात कीजिए अपनी पूरी। विदुरावल जी, सुभाष जी बहुत इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए। खालिद जी, मैं सुभाष जी का रुख करने के बाद आपके पास आऊंगी, फिर आपको जो कहना आप बोलिएगा। मानेगा नहीं इस बात को, देश के लोग मानेंगे नहीं। एक नई बात करने दो, खालिद जी। ठीक है, सुभाष जी का रुख कर रही हूँ मैं। देखो कांग्रेस का चरित्र इस डिबेट में सामने आ गया। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरा बात। ठीक है सुभाष जी, मेरी सवाल भी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है सुभाष जी कि HVSC के अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने कहा है कि किताब इतिहास की घटनाओं को उसी तरह से बताती है जैसे कि वो घटित हुई है, और उनका ये भी कहना है कि पुस्तक की विख्यात इतिहासकारों ने समीक्षा भी की है। मैं बिल्कुल अपने अध्यक्ष साहब जो हमारे जगबीर, नहीं, मेरा कसूर क्या है? मेरी बात क्यों खत्म? विदुरावल जी आपके पास आऊंगी मैं, जो हरियाणा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जगबीर सिंह जी। नहीं, खालिद जी चाहे तो मेरी आवाज बंद कर सकते हैं क्या? खालिद जी जब चाहे उन्होंने नहीं की आपकी आवाज। सुभाष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, उनसे जवाब लेके फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं तो मेरी बात होने तो दिया जाए, मुझे टोक रहे थे खालिद जी। आऊंगी, दोबारा आऊंगी। जी सुभाष जी अपनी बात रखिए। अभी आपने यही पूछा है, मैं बिल्कुल जगबीर सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसकी जो समीक्षा पहले प्रोफेसर ने की है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, जो इतिहास है उसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ। बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, चाहे हमारे जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं, चाहे उनमें थोड़ा सा हो सकता है मतभेद हो सकता है, परंतु सच्चाई जो है ना उसे आप भूल नहीं सकते, जो है सच्चाई तो ये है। और दूसरा, अब ये जो डिबेट है ये आरएसएस वर्सेस कांग्रेस में हो गई है, और साथ ही साथ महंगाई मुद्दा और बेरोजगारी उसकी तरफ जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और बच्चों को मैं बिल्कुल जो है ना आज की स्थिति और जो पुरानी स्थिति, पुराना इतिहास, उससे अवगत करवाना ये इतिहासकारों का ये बिल्कुल उनकी दायित्व भी बनता है, प्रोफेसर का दायित्व भी बनता है, सरकार का दायित्व भी बनता है। बिल्कुल उससे जो है ना ये सारा उनको पता होना चाहिए। डॉक्टर विजय जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय जी, क्योंकि यहाँ पर बात देश के विभाजन की हो रही है, तो क्या कांग्रेस को ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही हो जाता है? क्योंकि आप एक इतिहासकार हैं, आपको हिस्ट्री की ज्यादा नॉलेज है। क्या उस समय ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि क्या पार्टीशन के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था? हाँ मैडम, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जो जी लगता है डॉक्टर विजय जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। आपसे दोबारा एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ विदुरावल जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी
देखिए 1919 में तुर्की के अंदर एक उनके खलीफा को हटा दिया जाता है। इसका भारत से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तुर्की का खलीफा हटा दिया जाता है। इसके जवाब में भारत के अंदर एक समूह खड़ा होता है खिलाफत मूवमेंट लेकर, ठीक, और वो भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर, मैं जगह का नाम देता हूं, पटना में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, जबलपुर में, यह इन सब स्थानों पर दंगे होते हैं और हजारों हिंदुओं को मार काट दिया जाता है। हिंदुओं का क्या कसूर था उसमें? था क्या? नहीं था। इसी प्रकार से 1921 में जो मोपला रिबेलियन जिसको कहते हैं, मलाबार के अंदर जो रिबेलियन बोला जाता है 1921 में, मलाबार रिबेलियन भी बोलते हैं उसको, मोपला भी, उसमें एक तरफा कार्रवाई में हजारों हिंदुओं को बुचर कर दिया जाता है। उसके बाद 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और एक दिन में कलकत्ता और ढाका की सड़कों पर, बाजारों पर हजारों हिंदुओं को यूं बिछा दिया जाता है, खून से उनकी लाशें जो है सन जाती हैं। उस समय क्या आरएसएस महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से ध्यान भटका रहा था क्या? आरएसएस का तो जन्म भी नहीं हुआ था जब खिलाफत मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये बड़ा अच्छा तर्क है। अपनी नाकामियों, और मैं नाकामी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कारगुजारी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने सत्ता लोलुपता में किस प्रकार से इस देश के जनमानस का खून बहाया है, केवल उनको सत्तासीन हो जाए, केवल एक परिवार को सत्ता मिल जाए। और ये अभी बड़े प्राउडली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कांग्रेस के नेता थे ना। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने अपना देह त्याग दिया, लेकिन 1968 तक उनका एक चित्र भी नहीं मिलने दिया। वो कांग्रेस जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपयोग तो करना चाहती है। और उससे पहले 1947 में 16 में से 13 जो संविधान हमारा जो कांग्रेस समिति थी, उसमें 16 में से 13 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। गांधी जी चुप रहे। केवल मौलाना आजाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बनना चाहिए। नोट करने की बात है, 16 में से एक भी व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। देश के लोकतंत्र तो हत्या उस दिन हो गई थी जब 16 में से 13 लोगों का मत, नहीं नूपुर जी अच्छा नहीं लगता, आप बीच में टोक देती है। 16 में से 13 लोग जो हैं उनके मत को पूरी तरह से इग्नोर करके उस व्यक्ति को बना दिया गया जिसको 16 में से एक भी मत नहीं मिला था। तो ये इन बातों का जवाब कभी ना कभी तो मांगेंगे। ठीक है, मुझे पता था इन बातों का जब जवाब मांगेंगे, जब हम पूछेंगे कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों की पैदाइश होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कैसे कर रही थी, तो इसका मिर्ची तो लगेगी खालिद जी को। स्वाभाविक है उनका इस प्रकार से उछलना। मेरा ये पूछना कि देश के अंदर 2 बार हमारे भारत के सैनिकों को खालिद जी, मैं आऊंगी आपके पास। बदतमीजी नहीं करूंगा। अच्छा, बदतमीजी नहीं करूंगा, बात सुन लो। केवल बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, बोलने दो मुझे, बोलने दो। बदतमीजी नहीं करूंगा, बात सुनो। तो मैं ये कह रहा हूं, प्रथम विश्व युद्ध में इस देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के रुक जाइए। इस देश में इस देश के अंदर फोटोज मौजूद है। नेहरू डॉक्टर विजय जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय जी, जो मेरा आपसे सवाल था कि जिस तरह से देश में विभाजन की स्थिति उस समय पैदा हुई थी, तो क्या उसके लिए कांग्रेस को ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही है, या फिर उस समय हालात ही ऐसे हो गए थे कि पार्टीशन के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था? सर नहीं, मैंने पहले कहा कि जैसे मैं डिबेट में सुन रहा था कि अलग अलग तरीके के स्ट्रीम थी फ्रीडम मूवमेंट में। कोई रेवोल्यूशनरी तरीके से, कोई कांग्रेस के मूवमेंट के साथ, कोई सोशलिस्ट तरीके से, अपने अपने तरीके से कर रहे थे। सुभाष बोस भी एक बार कांग्रेस में ही थे, फिर वो अलग होके फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर वो आजाद हिंद फौज भी बनाते हैं। तो सबका अपना योगदान था। कि ये कहना कि भाई कांग्रेस के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। कि हालात जो थे, जब भी हम 1945 के ऑनवर्ड, जब भी हम चाहे शिमला समझौते की बात करें, वेबल योजना की बात करें, या हम माउंटबेटन से पहले के दूसरे जो वायसराय उनके साथ बातचीत की बात करें, राजा जी फार्मूले की बात करें, सभी जगह आप, या हम गांधी जिन्ना की वार्ता की भी बात कर रहे हैं, सभी जगह आकर हम वहां पर खत्म हो जाती थी हमारी बातचीत जब हम सांप्रदायिकता की बात पर आ जाते थे। यानी कि
हिंदू और मुस्लिम दो नेशन की बात आ जाती है, क्योंकि जिन्ना एक कदम भी उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके अलावा ऐसा नहीं था, इसके अलावा यदि हम सिख यानी अकाली की बात करें तो अकाली भी अपने लिए उस समय धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट करने लगे थे कि हमारे लिए भी एक अलग होना चाहिए। तो बहुत सी फोर्सेज अपने अपने तरीके से काम कर रही थी और उसमें ब्रिटिश शासन यही चाहता था कि अपने रिसोर्सेज को कैसे यहाँ से ले जाएं और कैसे अपने आप को भारत से जब निकले तो उनके पास उनके रिसोर्सेज जिन पर उनका अधिकार जो समझते थे, मैं आ रही हूँ, तो वो सारी चीजें एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश के लिए। और दूसरी बात जो बार बार हमेशा एक मुद्दा उठा, मैं अपनी बात इससे खत्म करूंगा जी, कि देखिए पंजाब में जो हालात हुए, बहुत से लोग मारे गए, बेघर हुए, संपत्तियां लूटी गई, महिलाओं बच्चों के साथ अमानवीय कार्य हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर के साथ हुआ है, जहां जिसका जोर ज्यादा था वहां उन्होंने किया है। लेकिन हमें ये भी उदाहरण मिलते हैं आज भी, किसी भी बुजुर्ग से आज मिल जाएगा आपको किसी न किसी समाज में जिनके साथ जाति भी हुई है, जो ये भी कह रहे हैं कि हमें फला कम्युनिटी के लोगों ने बचाया है। तो उपद्रवी भी थे, दंगाई भी थे और बचाने वाले भी थे। और पार्टीशन के समय सबसे बड़ी जो चूक जो मुझे लगती है जो हुई, वो ये हुई कि इस बात पर ज्यादा होमवर्क, या शायद हो सकता है होमवर्क ही ना किया गया हो, कि इतने लोग जब पलायन करके आएंगे तो उनकी सेटलमेंट कैसी होगी और कैसे उनको सुरक्षित तरीके से निकाला जाएगा। और ये देखिए, जो किसी भी एक व्यक्ति की बात कही जाए, लेकिन एक व्यक्ति की करिश्मा जरूर था, हालांकि मैं उसको डिवाइन नहीं मानता हूँ, वो भी हार्ड मास का एक पुतला था, गांधी जिसको हम कहते हैं। वो बंगाल में नोखली के बाद गया था मैम, उसके बाद कोई बंदा वहां मरा नहीं है, और पंजाब में 50,000 की फोर्स थी, उसके बाद भी लोग मरे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें किसी को दोषी ठहराने से आज हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इतिहास से सबक ले सकते हैं, घटना ना घटे, हम बच्चे को ठीक से पढ़ाएं। और रही बात जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हिस्टोरियंस ने जिस भी बुक की आप बात कर रहे हो कि समीक्षा की है, मैं पहले कह रहा हूँ मैम एक सेकंड, मैंने पहले शुरुआत में कही है, हिस्ट्री फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है लेकिन विचारधारा उसके साथ जुड़ती है। और यदि उसी फैक्ट के साथ कोई दूसरी विचारों के साथ उस बात को देखे तो हिस्ट्री अलग तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, विदु रावल जी भी कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए विदु रावल जी। जी मैं इसको व्यक्तिगत नहीं लेके जाना चाहता था, मुझे पता है फिर से मिर्ची लगेगी, फिर से बीच में जरूर बोलेंगे। ये मैंने जान के जो है इतनी देर में ये निकाल दिया। ये 28 मार्च 1947 देश को आजादी मिलने से केवल 3 महीने पहले की फोटो है, और ये फोटो है एट द वॉइसरॉयज फर्स्ट गार्डन पार्टी। एडविना सिट्स ऑन अ सोफा विद नैन पार्टी एंड पेमिला माउंटबेटन। जवाहर सिट्स एट एडविनाज फीट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये फोटो है, और ये आप देख लीजिए, इसमें दिखाया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जो है, मैं नहीं कहना चाहता था क्योंकि बाद में जाकर वो मेरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, मुझे शर्म है इस बात की कि ये एडविना माउंटबेटन के पैरों में मेरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि बने बाद में वो बैठे। लेकिन ये जो फालतू की फिजूल की बात करते हैं ना, तो कम से कम अच्छा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं मेरे बोले बगैर जो है न्याय नहीं होगा इस डिबेट के साथ। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस का योगदान नहीं है, कांग्रेस में अच्छे लोग थे, कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी से लेकर विपिन चंद्र पाल तक, लाला लाजपत राय से लेकर, ये सभी लोग बहुत अच्छे थे। सरदार पटेल का योगदान कैसे भूल जाए हम लोग। लेकिन जो लोग सत्ता लोलुप थे उनके हाथ में सत्ता आई, जो लोग सत्ता के लालची थे, सरदार पटेल जो है उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात, अब नुपुर जी मैं जाने देना चाहूंगा, अब चाहूंगा कि खालिद जी को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था और महात्मा गांधी ने कहा था, हिस्टोरियन डिनाई कर दे, यहां पर बैठे हैं दो, उन्होंने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पे से होगा। इतिहास गवाह है कि देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग जो है मारे गए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, 10,000 माताएं बहनें अपनी अस्मिता लुटा गई, लेकिन कांग्रेस के वो नेता जीते रहे, और जीते ही नहीं रहे, इस देश के प्रधानमंत्री भी बने, इस देश के सब कुछ बने, सर्वा बने। ठीक है, तो इन बातों पर भी ध्यान, और कांग्रेस का योगदान को मैं नहीं डिनाई कर रहा हूं।
खालिद जी से जवाब ले लेते हैं। खालिद जी, कांग्रेस के योगदान को वो नकार नहीं रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने निकाला? अब उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से किसने निकाला? विदु रावल जी, मेरे पास समय कम है, उनको भी अपनी बात और एक बात और, खालिद जी केवल एक वाक्य और, जल्दी केवल एक वाक्य केवल एक वाक्य। खालिद जी, आप ये भी बताइए, ये 1945 में ये जवाहरलाल नेहरू जी का, ये दोबारा से द टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई है अंग्रेजों के खिलाफ, उनके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं। ये देखिए, पढ़िए। समय कम है मेरे पास। नेहरू जो भारत के लिए खालिद जी जल्दी से जवाब दीजिए। कर रहे थे सुभाष के खिलाफ, प्लीज, अब सुभाष समय कम चंद्र है। बोस के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्यों लड़ना? ठीक है, जवाब ले रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस, खालिद जी बोलिए जल्दी से, क्यों अरे भाई लड़ना चाहते थे? ठीक है विदु रावल जी, उन्हें बात बोलने दीजिए। जोर मत लगाओ। रावल जी जो पढ़ रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, और भगत सिंह की फांसी पर विदु रावल जी प्लीज, समय कम है, अब उनको बोलने दीजिए। भगत सिंह के नेता पर ये वही चीजें हैं, भगत सिंह की फांसी पर चीजें हैं जो आरएसएस ने अपनी सुविधा के अनुसार, सरदार अजीत सिंह लिखी है। विदु रावल जी, उन्होंने आपके बारे में नहीं बोला था। प्राण त्यागे थे। खालिद जी, आप अपनी बात रखिए, समय कम है मेरे पास। डलहौजी में खालिद जी बात रखिए। डलहौजी में 1947 15 जब सारा देश जश्न मना रहा था, सरदार अजीत सिंह भगत सिंह जी के चाचा जी ने प्राण त्याग दिए थे। उनका गाँव भारत में नहीं लिया गया। भगत सिंह का गाँव। विदु रावल जी प्लीज, मेरे पास समय कम है, उन्हें अपना जवाब रखने दीजिए। मैं सुभाष जी से भी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी उसके बाद। के साथ बहुत अच्छे संबंध, विदु रावल जी प्लीज चुप हो जाइए। के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। विदु रावल जी, आपको पूरा समय दिया मैंने अपनी बात रखने का। खालिद जी को भी तो बात रखने दीजिए अपनी। पैरों में पड़कर कम से कम भगत खालिद जी अपनी बात रखिए जल्दी से। भगत सिंह का गांव तो भारत। ठीक है विदु रावल जी प्लीज, खालिद जी अपनी बात रखिए। तो कितनी तेज बोलो, उसको सच नहीं साबित कर सकते। बीजेपी काम कर रही है, लेकिन झूठ को सच नहीं बता पाएंगे, इस देश के इतिहास को नहीं मिटा पाएंगे, इस देश के इतिहास को नहीं बता पाएंगे। झूठ घटनाएं जो कर रहे हैं वो देश पहली हुई। अब सुभाष जी से पूरे मामले पे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। सुभाष जी, ठीक है, हो गया सर जी। सुभाष जी, जिस तरह से यहाँ पर एक और सवाल है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है उसमें ये बात कही जा रही है कि इसकी शुरुआत अंबाला से हुई थी। तो यानी कि सीबीएसई और हरियाणा के इतिहास में ये अंतर सा क्यों आ रहा है? मैं सबसे पहले विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने ये बोला है भाई, जो इतिहास है वो फैक्ट्स पे आधारित होता है, आप उसे बदल नहीं सकते। ये सिर्फ विचारधारा में मतभेद हो सकता है, और विचारधारा में मतभेद अभी आपने अपने हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं और जो रावल जी हमारे जो बैठे हैं बीजेपी वाले साथी, उनमें आपने देख लिया है। इतिहास बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और ये दायित्व किसका बनता है? ये इतिहासकारों का बनता है, जिनको नॉलेज है, प्रोफेसर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं। और जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं जगबीर सिंह जी, बिल्कुल उन्होंने भी सही कहा है, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये सिर्फ विचारधारा है। और ये बिल्कुल बच्चों को पता होना चाहिए भाई पहले क्या हुआ था हमारे देश में और आज क्या हो रहा है। और जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की होती है, नेताओं की होती है, चाहे वो सत्ता के लोलुप हो, चाहे वो किसी तरह की राजनीति करते हो। बिल्कुल हर चीज का बच्चों को पता होना चाहिए, बुक्स में लिखा जाना, क्योंकि बुक्स ही तो बताती है उनको बुक्स का मतलब क्या है, बुक्स का मतलब क्या है, पढ़ाई से ही तो उनको पता चलता है, यही उनको पता होना चाहिए। समय का अभाव मेरे पास, माफ कीजिएगा सुभाष जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विदु रावल जी आपका भी शुक्रिया, खालिद जी आपका भी शुक्रिया, और विदु रावल जी आपका भी शुक्रिया। तो इतिहास पर लगातार बवाल जारी है, अब देखना होगा कि कौन इस पर अपनी राजनीति सेकेगा। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा मेरे साथ